हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड टर्म का पहला यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ग्रेविटेशन में क्या था, सबसे पहले जो ग्रेविटेशन का जो डिस्कशन हुआ था वो स्टार्ट होता है अपने केपलर्स लॉ से। केपलर्स लॉज क्या हैं, देखो ये सारा तो हम लोग पहले से ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं वो मूव करती हैं। तो इसके बारे में पहले कुछ डिस्कस किया गया था कि जो अर्थ है वो अपने सोलर सिस्टम के सेंटर पर है और बाकी सोलर सिस्टम की चीज़ें जो है वो क्या कर रही हैं, अर्थ के राउंड रिवॉल्व करती हैं। इसको हम जियो सेंट्रिक थ्योरी बोलते थे। जियो यानी अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर पे। फिर लेटर ऑन कुछ डिस्कवरीज हुई और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे ये पता लगा कि सन सेंटर पे है और बाकी चीज़ें जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं सन के अराउंड। इवन अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसको फिर हमने हेलोसेंट्रिक थ्योरी बोला। तो इसी पे रिसर्च चलती रही और एक टाइको ब्रही नाम का एक एस्ट्रोलॉजिस्ट आप समझ लो, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करता रहता था। तो उसने काफ़ी रिसर्च करके प्लैनेट्स की मोशन के बारे में कुछ काफ़ी डाटा इकट्ठा किया और उस डाटा के बेस पे उसका एक स्टूडेंट था केपलर। उसने फिर अपने 3 लॉज बनाए प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, जिनको हम बोलते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने क्या बताया बच्चों, पहला लॉ तो इसका था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन उस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर होता है। अब आपको ये पता है कि इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल वाले, वो इसको एक बार याद कर लें कि इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं। और जो हमारे प्लेनेट का पाथ होगा सन के अराउंड वो कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। और उस इलिप्टिकल पाथ में सन किसी एक फोकस पर होगा। ठीक है, सन किसी एक फोकस पर होगा। जो प्लेनेट की लार्जेस्ट डिस्टेंस है सन से, उसको बच्चों हम बोलते हैं एपोजी। और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है प्लेनेट की सन से, उसको हम बोलते हैं बच्चों पेरिजी। पेरिजी। ठीक है। अब आप लोग सर्दी और गर्मी का कारण ये मत समझ लेना कि अर्थ जो है वो सन से दूर चली जाती है तो ठंड होने लग जाती है और पास आ जाती है तो गर्मी होने लग जाती है। ये लॉजिक नहीं होता। सर्दी और गर्मी का कारण जो है वो है अर्थ का अपनी एक्सिस पे झुके हुए होना। ठीक है, तो ये कारण नहीं है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि जो पाथ होता है प्लेनेट का सन के अराउंड वो कैसा रहेगा, इलिप्टिकल रहेगा। और सन उस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर होगा, 2 में से किसी एक फोकस पर होगा। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या कहता है ये कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं और विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। सन जो है वो उस इलिप्टिकल पाथ के 2 में से एक फोकस पर होगा। जो लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, वो क्या है, एपोजी है। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है
ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, इसको बच्चों हम बोलते हैं पेरिजी। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिजी। क्लियर हो गया? ये है हमारा फर्स्ट लॉ। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो क्या है, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद अब है हमारा बच्चों सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखो क्या है बच्चों, ये मान लो हमारे पास प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ है सन के अराउंड। ये प्लेनेट का पाथ हो गया, ये हमारा सन हो गया, ये प्लेनेट की पोजीशन P1, ये P2। उसी तरह यहां हम दो पोजीशंस ले लेते हैं, P3, P4। अब ये क्या कहता है कि जब ये प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो बच्चों ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। ये जैसे प्लेनेट का आप इसको पोजीशन वेक्टर मान लें, सन के रेस्पेक्ट में ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे झाड़ू यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है तो क्या करती है? एक एरिया स्वीप करती है ना। तो प्लेनेट का जो पोजीशन वेक्टर है जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो वो क्या करेगा? एक एरिया स्वीप करेगा। अब सपोज करो एक मंथ में प्लेनेट यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, तो इसने कुछ एरिया बना लिया। ये जब ये सन के नजदीक पहुंचेगा प्लेनेट तो वही एक मंथ में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि एरिया इसको क्या रखना है? सेम रखना है। यहाँ लेंथ ज्यादा है तो ब्रेड्थ कम है, यहाँ लेंथ कम है तो ब्रेड्थ क्या हो गई? ज्यादा हो गई उतने ही टाइम में। यानी इक्वल टाइम में हमारा जो प्लेनेट है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ के अंदर इक्वल एरिया स्वीप करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या हो गई? ड्यूरिंग इट्स मोशन अराउंड सन, ड्यूरिंग इट्स मोशन अराउंड सन a planet sweep out equal area in equal interval of time। प्लेनेट जो है वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी dA/dt क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एरिया बाय टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एरिया पर यूनिट टाइम की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स मोशन अराउंड सन प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इस बात को भी मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं आपको। प्रूफ ये मान लेते हैं, ये चीज बच्चों आर है, ये जो प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सन ये क्या है? आर है। और ये डी आर है। ये थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हो गया? डी आर हो गया। ये डी आर हो गया, ये आर हो गया, ये P1 है और ये P2 है। तो अब एरिया जो स्वेप्ट होगा प्लेनेट का, लेट प्लेनेट मूव डिस्टेंस डी आर इन टाइम dt टाइम के अंदर प्लेनेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? dr डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इसने एरिया कितना स्विफ्ट कर दिया बच्चों? एरिया स्वेप्ट कितना हो गया?
एरिया स्वेप्ट डी ए। आपको ये बात पता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने सीख रखा होगा, मेरा लेक्चर याद हो आपको, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो उनके द्वारा बनाए गए पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो एक वेक्टर आर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर क्या है, डी आर। अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, ये इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। लेकिन हमको एरिया किसका चाहिए, सिर्फ ट्रायंगल का चाहिए। और जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या बताता है, वो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। और ये ट्रायंगल क्या है, इस पैरेललोग्राम का हाफ है। यानी जो एरिया आएगा इस ट्रायंगल का वो हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर का मैग्नीट्यूड। आर क्रॉस डी आर के मैग्नीट्यूड से बच्चों आएगा ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। और हमें क्या चाहिए, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाफ एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, हाफ एरिया चाहिए। डिवाइड करो डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी क्या आ गया, हाफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। दोनों तरफ हमने डी टी से डिवाइड कर लिया। अब देखो बच्चों, ये जो डी आर बाई डी टी है, डिस्टेंस बाई टाइम, ये आपने पढ़ी है। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी क्या होगी, प्लेनेट की वेलोसिटी। v को आप p बाई एम लिख सकते हो, वेलोसिटी मोमेंटम बटे मास। इस 2m को इधर ले आओ, 2m डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, r क्रॉस p के। अब r क्रॉस p आपको पता है क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। r क्रॉस p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो r क्रॉस p की जगह हम क्या लिख देंगे, अब r क्रॉस p की जगह क्या लिख देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो 2m डी ए बाई डी टी किसके बराबर आ गया, l के, एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, l बाई 2m। अब एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ये पार्टिकल सन और जो अर्थ हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे, सन और कोई और प्लेनेट है वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एल कांस्टेंट है, मास वैसे ही कांस्टेंट है, तो यानी डी ए बाई डी टी हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और यही हमें प्रूव करना था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, जैसे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होता है वो होता है एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, एरियल वेलोसिटी। तो हम इस बात को क्या लिखेंगे, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स। एरियल वेलोसिटी जो प्लैनेट की है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी डी ए बाई डी टी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डी ए बाई डी टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बच्चों क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड लॉ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब थर्ड लॉ। देखो बच्चों, तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि जब प्लैनेट सन के पास जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लैनेट सन के पास जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है केपलर का,
ये हमारे पास मान लो प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ है, थोड़ा अच्छा इलिप्स नहीं बना, अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा। ये हमने इलिप्स बना लिया, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ बना लिया प्लेनेट का। अब आपको पता है इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स की दो एक्सिस होती है, ठीक है। ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इसको हम बोलते हैं बच्चों मेजर एक्सिस, और ये जो छोटी वाली एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये हमारे पास है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और ये हमारे पास है मेजर एक्सिस। ये हमारा सन है, इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर, ये हमारा सन है, ठीक है। ये हमारा सन हो गया एस। और ये हमारे पास है हाफ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी मेजर एक्सिस है और ये क्या हो गया हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी इसको हम क्या बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो अब प्लेनेट जितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करेगा उसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड। प्लेनेट जितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे टाइम पीरियड। तो ये क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अकॉर्डिंग टू इट क्या कहता है ये, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज proportional to cube of semi major axis, to cube of semi major axis। यानी टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का लगाएंगे तो यहाँ क्या आ गया कांस्टेंट आ गया इनटू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट आ गया। टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, इधर उसको हम साइड में लिख देते हैं। कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूं बच्चों, कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं के। तो ये जो के होता है ना बच्चों, ये होता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। अगर कहीं बाई चांस आपको के की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो के की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। जी यहाँ पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम उस बॉडी का मास है जिसका चक्कर काटा जा रहा है। तो यहाँ किसका चक्कर काटा जा रहा है, सन के, सन का चक्कर काटा जा रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ यानी यहाँ एम किसका मास है, सन का मास है, ठीक है। तो इस के की वैल्यू को अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। के जो होता है ये 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब आगे आते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो प्लेनेट है, मान लो 4 प्लेनेट 1 की बात करें आपका, अगर प्लेनेट 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड मान लो T1 है और डिस्टेंस कितनी है R1 है, यानी सेमी मेजर एक्सिस क्या है R1 है। तो T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब के हो जाएगा। और अगर प्लेनेट 2 की बात करें, प्लेनेट 2 की बात करें तो उसका टाइम पीरियड मान लो T2 है और सेमी मेजर एक्सिस क्या है R2 है। तो T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब वो किसके बराबर हो जाएगा, के। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई R2 क्यूब, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाएगा T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब के। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट हो जाएगा जिसको हम न्यूमेरिकल्स करने में यूज करेंगे,
ठीक है, एक रिजल्ट हम ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स करने में, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यू, और के की जगह क्या रखेंगे 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। और एक रिजल्ट हम बच्चों ये यूज करेंगे T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमने डिस्कस किए हैं केपलर्स के तीनों लॉ। ठीक है, अब एक दो प्यारे से क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं पे बेस्ड, ये नोट कर लीजिए आप। हाँ भाई, नोट कर लिया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों, एक प्लेनेट है, कह रहा है सन के अराउंड घूम रहा है वो। ठीक है, और ए सी बी डी, ये सन मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन if it take time t1 in path acb and time t2 in path adb, then चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, t1 बराबर t2, t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, t1 कैन नॉट बी रिलेटेड, t1 एंड t2 कैन नॉट बी रिलेटेड, हम इनको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चार ऑप्शन है ये। अब देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जितना ए सी बी में डिस्टेंस है प्लेनेट का, उतना ही डिस्टेंस क्या है ए डी बी में है, तो टाइम इसको सेम लगना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है कि ए डी बी वाले पार्ट में प्लेनेट सन के नजदीक आ जाएगा, और सन के नजदीक आ जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। तो इन ए डी बी वाले पार्ट में, ए डी बी वाले पार्ट में प्लेनेट जो है वो फास्ट चलेगा, प्लेनेट मूव फास्टर, प्लेनेट फास्टर चलेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, देयर फोर जो ए डी बी वाला टाइम है T2, हाँ ए डी बी वाला जो टाइम है T2 वो क्या रहेगा, लेस रहेगा किससे, ए सी बी वाले टाइम T1 से। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये नोट कर लीजिए। If distance between sun and earth is reduced to half, then how many days will be in a year?
then how many days will be in a year। अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तो एक साल में कितने दिन हो जाएंगे। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अभी जैसे अर्थ जो है वो जितनी डिस्टेंस पर है सन से, वहां पर 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक साल जो है वो 365 दिन का है। अब कह रहा है उसी डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो एक साल में कितने दिन हो जाएंगे। देखो, तो इसमें हमारा लगेगा कैप्लर्स थर्ड लॉ। सोल्यूशन देखते हैं। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। अब पहले वाला टाइम पीरियड है 365 दिन, नए वाला मान लेते हैं T2। पहले वाली डिस्टेंस R मान लेते हैं, नई वाली डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R/2 मान लेते हैं। तो R2 की जगह क्या हो गया, R/2। तो 365 का स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, R क्यूब बाई 8, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 8 ऊपर चला जाएगा। तो 365 का स्क्वायर, तो T2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 365 का स्क्वायर बटे 8। तो T2 क्या आ जाएगा, 365 बटे √8। और इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 128 डेज के आसपास आ जाएगा नियरली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हमने आज डिस्कस किए हैं कुछ केपलर्स लॉ और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एक फार्मूला बताया टी स्क्वायर बराबर KR क्यू, वहाँ के की जगह 4π² रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो फार्मूला यूज़ हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आप इन फार्मूलेज को यूज़ करके केपलर्स लॉज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा मोस्टली रहने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय।